हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो मैं फिर से आ गई आपका इंटरेस्टिंग सा सेशन लेके, यानी कि आपके मैच दी फॉलोइंग कंसेप्ट पर जो हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए थे उसके पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में क्रैश कोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, हमारा जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है ये आपका 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो कि 5 जून टू 15 जून तक आपकी प्रॉपर क्लासेस रहेंगी। 100 क्वेश्चंस आपको डेली आप यहाँ पर विद रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। इन पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा विद आंसर की। ठीक है, आप चाहें आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए। अगर आप कोई वर्क करते हैं, मेनली मान लीजिए आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आप अपना घर का काम करिए, ईयरफोन्स हेडफोन्स लगा लीजिए, वीडियो को सुनिए, क्वेश्चंस को समझिए। उसका जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा उस पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपने आंसर मार्क करिए और अपनी प्रिपरेशन देख लीजिए कि आपने कितना सुना, कितना आपको समझ में आया, कितना आप आंसर मार्क कर पा रहे हैं। आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ जो फाइल जो आपको दी जाएगी उसके साथ आपको आंसर की भी दी जाएगी। ठीक है, तो क्रैश कोर्स आपका 499 रुपीज़ का रहने वाला है। ऑफर जो है आपका सिर्फ कल तक के लिए है, इसके बाद आपका प्राइस एक्सीड हो जाएंगे। एंड 16 एंड 17 में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर देख ली जाएगी। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया था कि ये जो हमारा क्रैश कोर्स है, ये जो टेस्ट सीरीज है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसका जो मोटिव है ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो कि वर्किंग होते हैं, जो कि हमारे रेगुलर अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते और उन्होंने एग्जाम देना होता है। तो ये उनके लिए है कि वो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे। आप वर्क कर रहे थे, दैट्स गुड, वर्क भी करना चाहिए, बट अब थोड़ा सा 10 डेज मतलब 10 डेज एटलीस्ट वो अपना थोड़ा टाइम निकालें, डेली 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स, और उसमें वो अपनी प्रिपरेशन करें। लास्ट में अपना 16-17 में मॉक टेस्ट देके फाइनली एग्जाम में अपीयर हो एंड डेफिनेटली अपने नेट एटलीस्ट जेआरएफ नहीं तो नेट तो क्लियर करें। क्लियर? सो उसी के बेस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग का कंसेप्ट है, मॉक टेस्ट की तरह से हम इसको कंसीडर करेंगे। आपकी 10 स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस सेशन में। स्टेटमेंट्स हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया था और अब हम 11 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंप्यूटिंग। अभी हमने कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका कम्युनिकेशन यूनिट से ही है। कंप्यूटिंग मीन्स बीइंग ओवर करेक्ट। ओवर करेक्ट मतलब अति सही होना। सही बात है भैया, हम कहते हैं कि पर्सन, अगर हम किसी पर्सन को कैलकुलेशन करने को दें, अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को कैलकुलेशन करने में दें, चाहे वो कितना भी बड़ा गणितज्ञ क्यों ना हो, मैथमेटिशियन क्यों ना हो, बट अगर हमने उसको लॉन्ग कैलकुलेशंस दे दी और टाइमिंग कम है तो हड़बड़ाहट में उससे गलती ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजिट की मिस प्रिंट होने से, मिसअंडरस्टैंड होने से पूरा जो आपका सोल्यूशन निकल के आएगा वो गलत हो सकता है। तो अगर हमने किसी पर्सन को कैलकुलेशन को दिया, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, वो बहुत बड़ा गणितज्ञ है भैया, बहुत बड़ा वाला मैथमेटिशियन है, बट उससे गलती हो जाएगी। बट इन कंट्रास्ट जो आपका कंप्यूटर है भैया, इससे गलती नहीं होगी। आप इसको कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन दे दीजिए, मिलियंस में दे दीजिए, ट्रिलियंस में दे दीजिए, ये आपको चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में आपको आंसर देगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। इस पर आप डाउट नहीं कर सकते। तो हम वही कह रहे हैं कि बीइंग ओवर करेक्ट, कंप्यूटिंग इज समथिंग जो बिल्कुल हम कह सकते हैं ओवर करेक्ट है, बहुत ज़्यादा ही सही है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्टिंग। देखिए कितने जनरल वर्ड्स है जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिंग मीन्स डूइंग और सेइंग व्हाट इज इररिलेवेंट, मतलब कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जो कि सही नहीं है। ठीक है, ध्यान भटकाना मतलब अप्रासंगिक काम करना या कहना। मान लीजिए कि डिस्ट्रैक्टिंग मीन्स आप लोग अभी अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बराबर में आप मतलब मान लीजिए आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, बाहर आपके ड्राइंग रूम में भाई ने क्या करा, टीवी चला दी, टीवी पे कोई मूवी आ रही है। अब आपका जो सारा ध्यान है वो पढ़ाई पे ना होके कहाँ जा रहा है, मूवी पे जा रहा है, यानी आप क्या हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने गोल से। अब आपको नेट क्वालिफाई करना है, ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आपको बार बार वो मूवी आ रही है, तो आप सोच रहे चलिए ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा क्या जा रहा है, 3 घंटे की मूवी अगर मैं देख लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो आप 3 घंटे की वो मूवी देखने चले गए अपना नेट की प्रिपरेशन छोड़ के, दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग। आपने क्या किया, अपना ध्यान भटकाया, यानी आपने कुछ क्या किया, इररिलेवेंट किया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका सारा फोकस आपकी प्रिपरेशन पर होना चाहिए था, इधर उधर आपको ध्यान नहीं लगाना था, बट आपने ध्यान लगाया और अपनी प्रिपरेशन में क्या कर लिया, गड़बड़ कर ली। ठीक है,
तो ये होता है डिस्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट आप जो आपका ये आपकी ICT यूनिट से हैं, ठीक है, यहाँ से मैचिंग आई थी आपकी HDD। अगर HDD की मैं बात करूँ तो HDD क्या है, HDD इज एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, HDD आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। HDD इज, तो इट विच टाइप ऑफ मेमोरी इज HDD, एक्सटर्नल, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, देन यू हैव टू आंसर दैट HDD इज एन एक्सटर्नल मेमोरी। क्लियर। नाउ व्हेन मूविंग टूवर्ड्स रैम, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज वॉलेटाइल मेमोरी। क्या है ये, वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम की अगर हम बात करें, ये नॉन राइटेबल मेमोरी भी है, साथ ही साथ ये नॉन वॉलेटाइल भी है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन राइटेबल मेमोरी। क्लियर। CRT, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो ये तो इतना कुछ टफ नहीं है, इतना कुछ समझाने वाला भी नहीं है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है, यहाँ पर आपके रीजनिंग से आ जाता है, यहाँ पे आपसे एंशिएंट वैदिक एजुकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एंशिएंट वैदिक एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, एनरिचमेंट होता है नॉलेज का और एक्सपीरियंस का। क्या होता है यहाँ पर, नॉलेज का और एक्सपीरियंस का एनरिचमेंट होता है, यानी ज्ञान और अनुभव का संवर्धन होता है। इसको एनरिच किया जाता है, इसको एनहेंस किया जाता है। जो हमारी पहले की वैदिक एजुकेशन होती थी उसमें ज्ञान और जो आपका अनुभव होता है उसको वरीयता दी जाती है, उसको समझाया जाता है कि उसका महत्व क्या होता है। आजकल तो हम नॉलेज को, एक्सपीरियंस को बिल्कुल मैटर ही नहीं करते, है ना। हमें कोई अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो वहाँ वो आप मांगते हैं कि एक्सपीरियंस इज मस्ट, बट उन्होंने देख लिया कि हाँ अगर कोई फ्रेशर कम सैलरी में आ रहा है तो इसको रख लेते हैं, हम जितनी सैलरी इस एक्सपीरियंस वाले को देंगे उतनी सैलरी में हम 2 रख लेंगे, है ना। तो ये माइंडसेट रहा है अभी। तो एंशिएंट वैदिक एजुकेशन में हम क्या करते थे, जिसके पास नॉलेज हुआ करती थी, जिसके पास एक्सपीरियंस हुआ करता था, उसे महत्व दिया जाता था, उसको और एनरिच किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, नॉलेज रिजल्ट्स इन वाइपिंग आउट फॉल्सहुड, यानी उत्तर वैदिक शिक्षा में ज्ञान के परिणाम स्वरूप मिथ्यात्व का नाश होता था। मतलब जब आप पोस्ट वैदिक एजुकेशन की अगर बात करें तो वहाँ क्या होता था कि अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप गलत चीज़ें नहीं करेंगे, अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे। लेकिन अब क्या है, अब तो आपको नॉलेज, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी ना, देखिएगा उतने ही ज़्यादा गलत काम वो नॉलेजेबल पर्सन कर रहा होगा। तो भाई पोस्ट वैदिक में कहा गया था कि नॉलेज जो शिक्षा है उसका मतलब ये है कि वो जितनी भी गलतियां हैं सबको वाइप आउट कर देगा, जितने भी गलत काम होते हैं सबको वो खत्म कर देगा, ऐसा कहा गया पोस्ट वैदिक एजुकेशन में। बट अभी तो ऐसा नहीं है, जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड है वो उतना ज़्यादा गलत काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्राह्मणिक एजुकेशन। ब्राह्मणिक एजुकेशन यानी जो ब्राह्मण शिक्षा दिया करते थे, आपके कहाँ दिया करते थे, गुरुकुल, है ना। जैसे आप लोगों ने सभी जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि अगर आप राम भगवान को जानते हैं तो राम भगवान कहाँ गए थे, गुरुजी वशिष्ठ के पास शिक्षा लेने गए थे ना। तो वही, तो ब्राह्मण शिक्षा का मतलब वही होता है। और ये क्या करती है, ये एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ये चरित्र का निर्माण करती है। ब्राह्मणिक एजुकेशन क्या करती है, चरित्र का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं भैया, भगवान श्री राम कौन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। यानी मर्यादा की अगर बात करें तो पुरुषों में उत्तम है वो। तो ब्राह्मण यानी उन्होंने जो गुरुजी वशिष्ठ जी से जो भी एजुकेशन ली थी उससे उनका चरित्र का निर्माण हुआ था, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग हुई थी और उन्होंने आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया था, यानी सेल्फ रियलाइजेशन उनको हुआ था, ठीक है। तो ये ब्राह्मणिक एजुकेशन हो गई। नेक्स्ट आपका बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो बौद्ध धर्म के लोग हुआ करते थे, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित थे, ठीक है। तो वो जो सिस्टम था एजुकेशन का, उसमें क्या थी, इक्वालिटी थी, ठीक है। जैसे ब्राह्मण शिक्षा में क्या होता था कि ज़्यादातर देखा जाता था कि जो मेल हुआ करते थे, ब्राह्मण शिक्षा में जो मेल हुआ करते थे वह बस वही शिक्षा लेने जाया करते थे, फीमेल्स का वहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो बुद्धिस्ट सिस्टम था एजुकेशन का, यहाँ पर इक्वालिटी थी कि अगर मेल्स जाएंगे तो फीमेल्स भी जाएंगी, ठीक है। जो आपकी ब्राह्मणिक एजुकेशन हुआ करती थी वहाँ क्या होता था भैया, सिर्फ ऊंची जाति के जो लोग कहा जाता था ना, अपर कास्ट के जो हुआ करते थे,
ओनली दे विल गेन नॉलेज, सिर्फ यही नॉलेज गेन करेंगे, बाकी अगर कोई लोअर कास्ट का है तो उसको नॉलेज गेन करने का कोई अधिकार नहीं, ये ब्राह्मण उनको शिक्षा नहीं दिया करते थे, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म सिस्टम में ऐसा नहीं था, चाहे कोई अपर कास्ट से बिलोंग करता हो चाहे कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो, सबके लिए सेम था नॉलेज को लेना, ठीक है। नॉलेज गेन करने की जो प्रोसेस थी वो सभी के लिए सेम थी, सब एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे। तो जो इक्वालिटी है, जो इक्वालिटी थी वो वॉज द फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग रिलेशनशिप। स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप में इक्वालिटी एक फाउंडेशन थी कि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, स्टूडेंट टीचर जो है वो सभी को एक समान कंसीडर करेगा। जबकि ब्राह्मण एजुकेशन में ऐसा नहीं होता था। आप लोगों ने एकलव्य की स्टोरी भी सुनी होगी ना, तो एकलव्य को धनुष शिक्षा जो थी वो सीखनी थी, लेकिन जो द्रोणाचार्य जी थे वो कह रहे थे, वो नहीं सिखाना चाह रहे थे, क्योंकि जो एकलव्य था वो नीची जाति से था, लोअर कास्ट से था, तो इस वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी थी। हालांकि हार खा के उसने क्या किया था कि उनकी एक प्रतिमा बनाई थी, एक मूर्ति बनाई थी, और उसके सामने उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, और फिर अपना जो उन्होंने धनुष शिक्षा थी वो सीखी थी, खुद से सीखी थी। और फिर एक बार वो जो उन्होंने चिड़िया की आंख को भेदा था, तो उनको द्रोणाचार्य को लगा कि अरे ये जो मैंने बच्चे सिखाए हैं उनसे ज़्यादा ना आ जाए, तो यह भाई बात है कि ना इक्वालिटी वाली, तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया कि वो कभी धनुष ही ना चला पाए, ठीक। तो यही है कि ब्राह्मणिक शिक्षा को थोड़ा अगर कहा जाए तो कैरेक्टर तो बिल्ड करता था, ठीक है, चरित्र का निर्माण भगवान श्री राम का किया गया, सेल्फ रियलाइजेशन भी होता था, बट कहीं ना कहीं वहाँ इक्वालिटी नहीं थी, इनइक्वालिटी थी। बट बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इक्वालिटी थी। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समानता थी, छात्र शिक्षक संबंध की एक नींव थी, ठीक ना। अब आ जाते हैं हम मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड पर। मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड यानी टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप टीम में कुछ पढ़ा रहे होते हो, जब टीम में कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज मोनोलॉजिक टीचिंग। टीम शिक्षण प्रदर्शन। अब टीम शिक्षण आप कैसे दे रहे हो, टीम में आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो इसके लिए आप लैब का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, वर्कशॉप आप ले लीजिए, ठीक है, ये मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड में आएगा। जो आपके सेमिनार्स होते हैं उसमें भी आपको नॉलेज ही दी जाती है ना, तो सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, ठीक है, वर्कशॉप्स हो गई, तो इसमें आपको जो भी टीचिंग की जाती है इसके थ्रू वो आपकी टीम टीचिंग में आती है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा, एक्सपेरिमेंट, आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस, तो ये आपका मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड होता है। मोनोलॉजिक टीचिंग में आपकी टीम टीचिंग आती है, टीम में आप पढ़ाते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, क्लियर ना। डायलॉजिक मेथड। अब डायलॉजिक मेथड क्या होता है टीचिंग का, तो इसमें आप केस स्टडीज़ एंड ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर आप ट्यूटोरियल्स देते हैं, केस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डायलॉजिक मेथड में हम केस स्टडी करते हैं एंड ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं संवाद पद्धति, जिसमें हम केस स्टडी और ट्यूटोरियल देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड। अब एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड, पता चल रहा है वर्ड एक्शन से कि कुछ कर रहे होंगे, कोई एक्शन कर रहे होंगे, कोई गतिविधि कर रहे होंगे, कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, ओके। तो सिमुलेशन एंड रोल प्ले, यानी वही है कि आप क्या कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप किसी का रोल प्ले करके कुछ कर रहे हैं, कोई एक्शन करके आप कुछ सीख रहे हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज द एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड। मान लीजिए हमें आपको पढ़ाना है, हम एनिमल्स पढ़ाना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, एनिमल्स पढ़ाना है, मुझे उनकी आवाज़ें आपको बतानी है, बच्चे को बतानी है कि एनिमल्स की अपनी क्या क्या आवाज़ होती है, जैसे बिल्ली म्याऊं कर रही है, कुत्ता भौं भौं कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, एक रोल प्ले सेट कर दूँ। मतलब मैं एक बच्चे को क्या बना दूँ, एक को मैं कैट बना दूँ, एक को मैं डॉग बना दूँ, एक को मैं क्रो बना दूँ, ये बन जाए और फिर उनकी आवाज़ें निकालें, तो ये क्या हो गया, वो खुद करके सीख रहे हैं ये काम। तो ये आपका एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड है, यानी यहाँ पे सिमुलेशन कर रहे हैं और रोल प्ले कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, जिसको हम यहाँ पर उनको समझाना चाह रहे हैं। तो क्रिया आधारित शिक्षण पद्धति में सिमुलेशन और रोल प्लेइंग होता है। नाउ अब आती है आपकी स्व अध्ययन आधारित शिक्षण पद्धति।
स्व अध्ययन आधारित शिक्षण पद्धति यानी सेल्फ स्टडी बेस्ड टीचिंग मेथड। अब क्या होता है, सेल्फ स्टडी होती है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप @netjrf अड्डा पर विजिट कर सकते हैं, आप QR कोड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 5 जून से आपकी क्लासेस चलेंगी, बट स्टिल वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं देंगे। इट मीन्स वो किस में बिलीव कर रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी में बिलीव कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, साइबरनेटिक्स करेंगे और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे। मतलब हम 499 रुपीज़ नहीं देंगे। हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हम यूट्यूब के थ्रू करेंगे, हम गूगल पे सर्च करेंगे, लेकिन हम 499 नहीं देंगे। ठीक है, तो वही है कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करेंगे, ऑनलाइन हम पढ़ेंगे, बट हम 499 नहीं देंगे। तो दैट इज सेल्फ स्टडी बेस्ड टीचिंग मेथड, क्योंकि हम खुद से स्टडी करना यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब है मौलिक अनुसंधान। तो ये जो फंडामेंटल रिसर्च होती है ये क्या करती है, ये एडवांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड, यानी किसी क्षेत्र में ज्ञान के भंडार को आगे बढ़ाती है ना। आप जो फंडामेंटल आप रिसर्च कर रहे हो उसमें आप क्या है, मान लीजिए कि हमें पता है, हाँ हमने ये देख लिया कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर। हमें ये पता है कि प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, वाई दे आर ग्रीन, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट नेम क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। प्लांट मेक देयर ओन फूड, हाँ प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सब हमें पता था, लेकिन अगर हम इसमें कोई और आगे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रिसर्च कहलाएगी फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगी कि हमारा जो ज्ञान है उसमें हम और आगे ज्ञान बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि प्लांट्स हमें पता था, हम एक ओवरव्यू प्लांट का जानते थे, बट उसके अंदर भी काफ़ी कुछ होता है जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कौन सा प्लांट जो है कितना पॉल्यूशन लेवल जो है को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे, जैसे आप देखते नहीं है, आप लोगों ने अपने डिसर्टेशन वर्क में किया होगा कि रोड साइड प्लांट्स लगे हुए हैं। तो रोड साइड प्लांट्स में आप देखते हैं कि उनकी लीव्स में पॉल्यूशन का स्टेटस कितना है। ठीक है, उनकी लीव्स टूट कर गिर क्यों रही हैं। तो ये सब आप जो पता लगा रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, उसी रिसर्च में जो आपने पहले पता था आपको, प्लांट्स ग्रीन होते हैं, कलर में क्लोरोफिल होता है एंड ऑल, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये सब उसी में आगे आप जो बढ़ रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। क्लियर। नाउ अप्लाइड रिसर्च। In applied research, exploring application of already established principles। इसमें आप क्या करते हैं, जो already established principles होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कुछ। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में ऑलरेडी पहले से जो भी स्थापित सिद्धांत होते हैं उनके अनुप्रयोगों की खोज करते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि जो नीम की बार्क है, किसी ने बोला जो नीम की बार्क है इसका नीम की बार्क कह रही हूँ मैं, सिनकोना ट्री का नेम आपने सुना होगा। तो किसी ने बोला ये जो सिनकोना ट्री की जो बार्क है, ये इससे हम क्या करते हैं, किसको क्योर करते हैं, मलेरिया को। भैया मलेरिया का इलाज होता है इससे, सिनकोना बार्क से। अच्छा, तो ये जो रिसर्च है ये अप्लाइड है, हम इसको अप्लाइड कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी है। ठीक है, और पहले से स्थापित है ये सिद्धांत। अब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, हम करके देखेंगे कि ये जो बात कही है ये सही है या नहीं है, मलेरिया इससे सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त रिसर्च। मतलब जो पहले से कहा गया था उसको हम करके देख रहे हैं कि ये वाली बात सही है या फिर गलत है, ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अप्लाइड, मैं आपसे बोल रही हूँ कि हम आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया। अब आप कह रहे हो ठीक है क्रैश कोर्स लेके देख लेते हैं, हमारा एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ठीक है, आपने क्रैश कोर्स लिया, आपका एग्जाम निकल गया, आप बोल रहे हो हाँ तो ये अप्लाइड रिसर्च थी। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च मतलब आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि आप जो भी पहले से सिद्धांत बने हुए हैं उनको यूज़ कर रहे हो, उनका अनुप्रयोग कर रहे हो कि वो काम करते हैं या फिर नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च। हम लोग काफ़ी बार बता चुके हैं कि एमलेशन होता है यहाँ पर गिवन सिचुएशन का, यानी किसी दी गई स्थिति का आप क्या करते हो, सुधार करते हो। ठीक है, कोई भी स्थिति है उसमें आप क्या लेकर आते हो, सुधार लेकर आते हो, एट रैंडम आप काम करते हो, दैट इज एक्शन रिसर्च। मान लीजिए कि जैसे आपसे बोला गया कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है,
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी कैलेमिटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब आपने क्या किया कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसलिए आपने एक पहल चला दी कि क्या करना है, हमें क्या करना है, एक प्लांट हर व्यक्ति को अपने घर में लगाना है। 1 प्लांट हर व्यक्ति को अपने घर में लगाना है, और आपने लगाना शुरू कर दिया। दैट इज एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो किसी भी दी गई स्थिति का आप सुधार कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन तो है, इसको सुधारना है। कैसे सुधारेंगे भैया? पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अपनी जो भी हमारी एनवायरनमेंट है उसको डिप्लीट होने से रोकेंगे। तो ये एक्शन रिसर्च है। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उसको हमें कम करना है। तो भैया कैसे करेंगे कि जो भी जहाँ से भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उनको थोड़ा कम करेंगे, या फिर इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो दैट इज एक्शन रिसर्च। क्लियर? इवैल्यूएटिव रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे अप्रेजिंग इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। ये क्या है? हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। हस्तक्षेप जो भी होते हैं उनके प्रभाव का आप मूल्यांकन करेंगे कि हाँ, मतलब इवैल्यूएट करेंगे। समथिंग लाइक दैट, मान लीजिए कोई एक बच्चा था, ठीक है, उसने हाफ ईयरली में 50% मार्क्स लेकर आया। उस पे हमने हस्तक्षेप किया, यानी हमने उस पर इंटरवेंशंस किए, हमने देखा, पता लगाया कि ऐसा हुआ क्या कि भैया ये 50% ही मार्क्स क्यों ला रहा है, कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ इसमें कमी है। तो पता चला कि कमी कहीं नहीं है, बस इतनी सी कमी है कि स्कूल नहीं आता है। जब स्कूल नहीं आता है तो वो उसका जो कंसेप्ट है वो डेली कंसेप्ट उसको नहीं मिल रहे हैं, वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। आता है तो वर्क कंप्लीट करने में लग जाता है, इस वजह से उसके मार्क्स 50% आए थे। तो बस हमने क्या करना शुरू करा कि उसके घर वालों से कहा भैया देखो उसको स्कूल तो डेली भेजो, कि पढ़ने में तो आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बस कहाँ हम लैग कर रहा है कि स्कूल नहीं आ रहा है, इस वजह से डेली पढ़ नहीं पा रहा है और इसीलिए मार्क्स कम आ रहे हैं। उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है हम डेली स्कूल भेजेंगे। उन्होंने मार के, जैसे भी लालच देके या जो भी डरा धमका के उसको स्कूल भेजना शुरू किया। और जब बच्चा वो स्कूल आने लगा तो जब एनुअल के एग्जाम्स हुए तब उसने 90% गेन किया। यानी कि हमने क्या किया, इसका मूल्यांकन किया, इसको इवैल्यूएट किया कि हमारे हस्तक्षेप करने से कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। दैट इज कॉल्ड द इवैल्यूएटिव रिसर्च। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने कोई डेटा लिया, रिसर्च में कोई भी डेटा है, ठीक है, आपने उस डेटा को क्या किया, उस डेटा को कैलकुलेट किया और उसके बाद में आपने कुछ टाइम बाद सेम डेटा को मतलब फिर से आपने डेटा लिया और फिर कैलकुलेट किया। तो अब वहाँ पे आपको कोई अगर माइनर डिफरेंस वगैरह देखने को मिल रहा है तो दैट इज इवैल्यूएटिव रिसर्च, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। जब आप कोई रिसर्च करते हो उसको फिर आप इवैल्यूएट करते हो कि कोई डिफरेंस है, आया या नहीं। नेक्स्ट 29, सोर्स। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अ पर्सन और एन इवेंट विच प्रोवाइड्स वर्बल नॉन वर्बल क्यूज। यानी कि सोर्स क्या है, एक स्रोत क्या है, तो कोई भी व्यक्ति या घटना जो मौखिक और गैर मौखिक संकेत प्रदान करती है उसको हम सोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, तो हम लोग, आपका एग्जाम्पल जाएगा मोबाइल फोन्स, टीवी, रेडियो। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, यूट्यूब वीडियोज़, या यहाँ पर भी कम्युनिकेट करते हैं। आप बोलते हैं, हम आपको कमेंट करके बताते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक सोर्स है जहाँ पे कि हम वर्बली आपको बता रहे हैं, नॉन वर्बली आपको, क्योंकि रिटन में भी आ रहा है आपके पास और ओरली भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिसीवर। रिसीवर का मतलब तो वही होता है अ पर्सन हु इंटरप्रेटेड द मैसेज, यानी जिसने मैसेज लिया। रिसीवर होता है एक आपका सेंडर होता है। सेंडर मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम आज मैचिंग कंसेप्ट पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपने बोला अच्छा मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, मैचिंग वाले कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। जितने भी 30 टर्म्स मैंने आपको बताई, ये सारी 30 टर्म्स आपने कर ली, आपको समझ में आ गई, तो मैं तो सेंडर हुई, आपने ये सारी 30 टर्म्स समझ ली और कर ली, तो आप रिसीवर हो गए। तो रिसीवर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को इंटरप्रेट करता है। मैंने आपको मैसेज दिया कि आप क्रैश कोर्स ले लीजिए, आपने क्रैश कोर्स ले लिया तो आप रिसीवर हो गए, मैं सेंडर हो गई। क्लियर? सो दैट्स इट। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से वीडियो में बताएंगे कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लगा। पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक किया करिएगा, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। एंड हमारा मनोबल भी बढ़ाइए थोड़ा, आपके लिए अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो उसका फीडबैक हमें ज़रूर से दीजिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। बाकी आपकी कोई क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई सजेशन है आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से, मैं फिर से आईडी दे रही हूँ, @NAT
JRF अड्डा। अभी कल तक का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद अभी 499 में है आपका क्रैश कोर्स, इसका प्राइस बढ़ के 599 हो जाएगा। तो अगर आप 4 जून को लेते हैं तो, क्योंकि 5 जून से तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एज यूजली, 15 जून तक चलेंगी। 16-17 में मॉक टेस्ट करेंगे। बार बार बता रही हूँ, मत छोड़िए, लास्ट प्रिपरेशन का टाइम है। 499 इज नॉट जस्ट अ बिग अमाउंट। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं कि हाँ हमें करनी ही है, तो आइए क्रैश कोर्स परचेज कीजिए। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, 100 क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर डेली कराएंगे। 30 नहीं है यहाँ पे, 3 और 2 और हैं। चलिए आइए इनको भी देख लेते हैं, फिर वरना ये रह जाते हैं। फिर वही मैसेज, तो सेट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम अ सोर्स, किसी भी एक सोर्स से वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं मैसेज आप देखते हैं कि आपको ऑडियो बेस पे भी दिए जाते हैं ना। अब आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, बोलकर अपनी बात बताते हैं, ठीक है। तो वर्बली भी आप मैसेज दे रहे हैं और टेक्स्ट जो हम करते हैं तो नॉन वर्बली भी आप दे रहे हैं किसी भी एक सोर्स के थ्रू। चैनल क्या है, तो ये चैनल वो होता है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे मैं आप तक अपने बात पहुँचा रही हूँ क्रैश कोर्स की, तो मैं आपको यूट्यूब तक पहुँचा रही हूँ, तो यूट्यूब चैनल इज़ ये एक तरह का क्या है, मीन्स है, ठीक है, सोर्स है, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू अपना मैसेज पहुंचा रही हूँ, तो वो क्या है, एक सोर्स है, एक चैनल है, ठीक है। तो चैनल क्या होता है, एक सोर्स होता है, एक रास्ता होता है, एक जरिया होता है जिससे कि हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं, हम अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।